नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और इस वीडियो में जो है या इस चैप्टर में अब हम लोग पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था क्या थी, अंग्रेज़ों की न्याय व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने कुछ समय तक भारत में प्रचलित कानूनों को ही चलाया। कुछ समय तक क्या चलाया उन्होंने? भारत में प्रचलित कानून, जो भी भारत में कानून थे उन्हीं को चलाया। भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह, उत्तराधिकार आदि से संबंधित कानून रीति रिवाजों और धर्मशास्त्रों पर आधारित थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि अंग्रेज जब शुरू शुरू में आए या अंग्रेज जब इंडिया आए तो कुछ समय तक किन चीज़ों पर आधारित थे? तो भारत के जो प्रचलित कानून थे उन्हीं पर आधारित थे। भारतीय हिसाब से जो विवाह होते थे, जो उत्तराधिकार का सिस्टम था, जो कानूनी रीति रिवाज थे, वही सारी चीज़ें चलती थी। इसके बाद कहता है कि राजस्व और अपराधों से संबंधित मुकदमों का निर्णय शासक या उनके द्वारा नियुक्त न्यायाधीश करते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में दखल देना उचित नहीं समझा। दूसरा क्या है कि राजस्व और अपराध से संबंधित जो मुकदमे थे उनको उनका निर्णय कौन करता था? तो या तो उनका निर्णय शासक जो राजा होता था वो करता था, या फिर उनका निर्णय कौन करता था? जो न्यायाधीश होते थे वो करते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में दखल देना उचित नहीं समझा। 1774 ईस्वी में स्थापित सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेज न्यायाधीशों सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज न्यायाधीशों ने कुछ समय तक अंग्रेजी कानून लागू करने का प्रयत्न किया, लेकिन इस कानून को ना तो कंपनी की सरकार ने पसंद किया, ना ही भारतीय जनता ने पसंद किया। सो क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहाँ पे एक तो कह क्या रहा है कि 1774 ईस्वी में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज न्यायाधीशों ने कुछ समय तक अंग्रेजी कानून लागू करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे बनेगा कि जो अंग्रेजी न्यायाधीश थे उन्होंने क्या लागू करने का प्रयास किया? तो अंग्रेजी कानून लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, तो या अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि अंग्रेजी न्यायाधीशों ने अंग्रेजी कानून कब लागू करने का प्रयास किया? तो 1794 में। ये अंग्रेज न्यायाधीश जो थे ये किस कोर्ट से थे? सुप्रीम कोर्ट से थे। ठीक है, ये जो इन्होंने अंग्रेजी कानून लाने का प्रयास किया, ये जनता को पसंद आया कि नहीं आया? तो नहीं आया। ये कानून जो है सरकार को पसंद आया कि नहीं आया? तो नहीं आया। तो ये जो है भारतीय राज व्यवस्था थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 1781 ईस्वी के एक्ट द्वारा अंग्रेजी कानून के प्रयोग को मात्र अंग्रेजों तक सीमित कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि अंग्रेजी कानून को कहाँ तक सीमित कर दिया गया? ठीक है, तो अंग्रेजों तक ही। और किस अंग्रेजी कानून को जो है या किस एक्ट को जो है अंग्रेजों तक ही सीमित कर दिया गया? तो 1781 के एक्ट को। परंतु बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय प्रजा के लिए सुनिश्चित कानूनों की आवश्यकता महसूस की गई। 1793 ईस्वी में बंगाल रेगुलेशन एक्ट बना। क्वेश्चन क्या बनेगा? बंगाल रेगुलेशन एक्ट कब बना? बंगाल रेगुलेशन एक्ट कब बना? 1793। बंगाल रेगुलेशन एक्ट कब बना? 1793। इसके अनुसार न्यायालयों में भारतीयों के निजी व अस्वामित्व अधिकारों के पक्ष में निर्णय होने लगे। इसके अनुसार क्या होने लगा? न्यायालयों में भारतीयों के निजी और स्वामित्व अधिकारों के पक्ष में निर्णय होने लगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि इस जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट था, इस कानून का मतलब क्या था, किस लिए बनाया गया था? तो इसके अनुसार क्या हो गया था कि न्यायालयों में भारतीयों के निजी और स्वामित्व अधिकारों के पक्ष में निर्णय होने लगे। इस रेगुलेशन एक्ट में पर्याप्त सीमा तक हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को सम्मिलित किया गया था। तो क्या बनेगा कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट में किन कानूनों को सम्मिलित किया गया था? ठीक है, बंगाल रेगुलेशन एक्ट में किन कानूनों को सम्मिलित किया गया था? तो हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को सम्मिलित किया गया था। रेगुलेशन एक्ट को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। रेगुलेशन एक्ट को किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया था? तो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। पौराणिक प्रथाओं और शासक की अनुमति पर आधारित न्याय व्यवस्था के स्थान पर लिखित कानूनों और नियमों की न्याय व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। पौराणिक प्रथाओं और शासन की अनुमति पर आधारित व्यवस्था। पहले व्यवस्था कैसी थी? क्वेश्चन क्या बनेगा
कि पहले व्यवस्था कैसी थी, तो पौराणिक प्रथाओं पर और शासक की अनुमति पर आधारित थी पहले व्यवस्था। अब वो क्या हो गई, लिखित कानूनों और नियमों की न्याय व्यवस्था हो गई। ठीक है, अब क्या हो गई थी, लिखित कानूनों और नियमों की न्याय व्यवस्था हो गई थी। भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालयीय कार्य प्रणाली को व्यक्तिगत व्यवस्थित बनाने के लिए 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। प्रत्येक जिले में न्यायालय स्थापित किया गया। भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालयीय कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए क्या किया गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालयीय कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए क्या किया गया, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। भारतीय विधि आयोग का गठन कब किया गया, 1833 में। भारतीय विधि आयोग का गठन क्यों किया गया, भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालयीय कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए। प्रत्येक जिले में न्यायालय स्थापित किया गया। न्यायालय कहाँ कहाँ स्थापित किया गया, प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया। कानून बनाकर और न्यायालय स्थापित करके जो विधि का शासन, कानून बनाकर और न्यायालय स्थापित करके जो विधि का शासन अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, कानून बनाकर और न्यायालय स्थापित करके जो विधि का शासन अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, वह भारतीयों के लिए एक नया अनुभव था। इस नवीन प्रभुसत्ता को भारतीय लोग कंपनी बहादुर कहते थे। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, क्या बनेगा, कानून और न्यायालय स्थापित करके जो विधि का शासन अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, वह भारतीयों के लिए नया अनुभव था। तो भारतीयों के लिए नया अनुभव क्या था, विधि का शासन। भारतीयों के लिए नया अनुभव क्या था, विधि का शासन। इस नवीन प्रभुसत्ता को भारतीय लोग कंपनी बहादुर कहते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय लोग जो है कंपनी बहादुर किसको कहते थे, भारतीय लोग कंपनी बहादुर किसको कहते थे, तो नवीन प्रभुसत्ता को। ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ता नियंत्रण, ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ता नियंत्रण क्या था, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक कंपनी का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक क्या हुआ, कंपनी का प्रभाव क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। 1813 ईस्वी में भारत के साथ व्यक्तिगत व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार प्रारंभ हो गया। भारतीय व्यापार सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया। तो यहाँ पे क्या, 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक कंपनी का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। तो कंपनी का प्रभाव कब हो गया, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 1813 ईस्वी में भारत के साथ व्यक्तिगत व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार प्रारंभ हो गया। 1813 में भारत के साथ व्यक्तिगत व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, भारत के साथ व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार कब प्रारंभ हो गया, तो 1813 में। ठीक है, भारतीय व्यापार सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिए गए। ठीक है, तो भारतीय व्यापार जो था वो सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिए गए थे। 1813 ईस्वी के पश्चात भी चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कायम था। ठीक है, तो कंपनी का एकाधिकार किस चीज पर कायम था, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश सरकार का 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा चीन से समाप्त कर दिया। 1833 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट हैं, इसने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन से समाप्त कर दिया। तो चाय और चीन का जो एकाधिकार था वो किस चार्टर के अंतर्गत समाप्त हुआ, तो 1833 का जो चार्टर है उसके अंतर्गत जो है चीन और चाय के साथ चाय और चीन के साथ जो कंपनी का एकाधिकार था वो भी समाप्त हो जाता, कोई भी वहां व्यापार कर सकता था ब्रिटेन का। इसके बाद ब्रिटिश सरकार भारत पर अपने नियंत्रण को बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि
भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण क्यों किया गया? भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण क्यों किया गया? तो भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण क्यों किया गया? जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत पर अपने नियंत्रण को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए इसका केंद्रीकरण किया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सभी अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने जो है भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सभी अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिए गए। 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सभी अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिए गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सभी अधिकार किसको सौंप दिए गए? तो गवर्नर जनरल को सौंप दिए गए और उसकी काउंसिल को सौंप दिए गए। कब सौंप दिए गए? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस केंद्रीय प्रशासन प्रणाली के कारण ब्रिटिश भारत के प्रशासन प्रणाली पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया। क्या कह रहा है? इस केंद्रीय प्रशासन प्रणाली के कारण, इस केंद्रीय प्रशासन प्रणाली के कारण ब्रिटिश भारत के प्रशासन प्रणाली पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का पूर्ण आधिपत्य हो गया। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां एवं उनके प्रभाव। अंग्रेजों ने जिन आर्थिक नीतियों को अपनाया उनके कारण भू राजस्व प्रणाली, कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। भू राजस्व प्रणाली, कृषि, व्यापार और उद्योग, ये चार चीजें हैं। ठीक है, आर्थिक नीतियों को अपनाया, तो जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई उनके कारण जो परिवर्तन हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजों ने जिन आर्थिक नीतियों को अपनाया उनके कारण कौन से परिवर्तन हुए? तो भू राजस्व प्रणाली और कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो है बहुत सारे परिवर्तन हुए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत के गांव लगभग आत्मनिर्भर थे। भारत के जितने भी गांव थे वो आत्मनिर्भर थे। वे खाने पीने की चीजें स्वयं पैदा करते थे तथा अपने औजार, बर्तन आदि स्वयं बनाते थे। खाने पीने की चीज़ों की बात की जाए तब भी वो स्वयं उनका उत्पादन करते थे और जो औजार हैं या बर्तन हैं वो भी स्वयं ही बनाते थे। गांवों में होने वाले विवादों का निपटारा पंचायतें और जाति पंचायतें करती थी। गांवों में अगर कोई मारपीट होती थी, कोई झगड़ा होता था तो उसके लिए पंचायत होती थी या जाति पंचायत होती थी। ठीक है, कौन कौन होता था? पंचायत या जाति पंचायत। बाहर की कुछ ही वस्तुओं की गांव के लोगों को आवश्यकता पड़ती थी और बाहर से कुछ ही, जैसे क्या हो गया? नमक हो गया, बढ़िया कपड़ा हो गया, धातुओं के औजार और श्रीमंतों के लिए सोना व चांदी, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्या कह रहा है कि गांवों में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता था? पंचायतें करती थी या जाति पंचायतें करती थी। बाहर से कुछ ही वस्तुओं की जरूरत पड़ती थी, नमक, बढ़िया कपड़ा, धातुओं के औजार और श्रीमंतों के लिए सोना व चांदी। किसान परिवार कृषि करते थे तथा अपनी उपज का एक हिस्सा राजस्व के रूप में शासन को देते थे। किसान परिवार जो हैं वो कृषि करते थे तथा अपनी उपज का एक हिस्सा राजस्व के रूप में शासन को देते थे। भूमि के मामले में उनके कुछ विशेष अधिकार थे तथा उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। राज्य सामान्यतः गांव के प्रधान के द्वारा राजस्व की वसूली करता था। ठीक है, राज्य क्या करता था? गांव का जो प्रधान होता था उसी से राजस्व की वसूली करता था। अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अपने अधिकारियों और भारतीय एजेंटों के नियंत्रण में पुरानी व्यवस्था को जारी रखा। अफसर किसानों को प्रताड़ित करने लगे। इससे कंपनी की बड़ी बदनामी हुई, जिसके फलस्वरूप उसे अपनी नीति बदलनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अपने अधिकारियों और भारतीय एजेंटों के नियंत्रण में पुरानी व्यवस्था को जारी रखा। जब पुरानी व्यवस्था ही जारी रही, इससे क्या हुआ? अफसर जो है किसानों को प्रताड़ित करने लगे। इससे कंपनी की बदनामी हुई, जिसके कारण क्या हुआ? उन्हें नीति बदलनी पड़ी। राजस्व अधिकारियों, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों जैसे बाहरी लोगों के व्यापक हस्तक्षेप का दौर प्रारंभ हो गया।
इसके बाद ये कुछ टेबल है जिसमें क्या है कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, क्या बोलते हैं इसे, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी 1793 में। ठीक है, किसने शुरू करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने शुरू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये रैयतवाड़ी है, इसे टॉमस मुनरो ने शुरू की थी 1820 में। ये महलवाड़ी है, इसे विलियम वेंटिंग ने शुरू की थी 1833 में। दोबारा सुन लो, स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त किसने शुरू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, यह क्वेश्चन बन जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त कब शुरू किया था, 1793 में। रैयतवाड़ी किसने शुरू की थी, टॉमस मुनरो ने शुरू की थी। या क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी कब शुरू की थी, तो 1820 में। महलवाड़ी किसने शुरू की थी, विलियम वेंटिक ने शुरू की थी। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि विलियम वेंटिक ने महलवाड़ी कब शुरू की थी, 1833 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 में शुरू करते हैं, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, समस्त अंग्रेजी राज्य का अंग्रेजी भारत का लगभग 19% भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। तो यहाँ पे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो शुरू किया था, ये बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बनारस में, उत्तरी कर्नाटक में, और अंग्रेजों का लगभग 19% जगहों पर ये था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को दिया जाता था, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी भी जमींदारों की होती थी। टॉमस मुनरो ने जो शुरू किया था रैयतवाड़ी, ये बम्बई, मद्रास, असम, समस्त अंग्रेजी भूमि का लगभग 51%। भूमि का मालिक किसान होता था, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी। कर की दर जो है 33% से 55% थी। इसके बाद अगर हम देखें तो महलवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, समस्त भूमि का लगभग 30% दिया जाता था। भूमि पर गांव का अधिकार होता था। ब्रिटिश सरकार को जो है राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखियाओं की होती थी। तो देखो, 3 चीजें हैं, एक तो स्थायी बंदोबस्त है, एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, एक महलवाड़ी बंदोबस्त है। ध्यान से सुनो, 3 चीजें हैं, एक स्थायी बंदोबस्त है, एक महलवाड़ी बंदोबस्त है, और एक स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, और महलवाड़ी बंदोबस्त है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस शुरू करता है, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो शुरू करता है, महलवाड़ी विलियम वेंटिक शुरू करता है। स्थायी बंदोबस्त है जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया जाता है। रैयतवाड़ी जो है टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में शुरू किया जाता है। महलवाड़ी जो है विलियम बेंटिक के द्वारा 1833 में शुरू किया जाता है। स्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बनारस में, उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है, ये जो है रैयतवाड़ी जो है ये बम्बई, मद्रास, असम। महलवाड़ी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। इसके बाद कर की दर जो है इसमें 60% थी, इसमें 33 से 55% थी। मुख्य चीज क्या है, ये जो है जमींदारों से लिया जाता था, ये जो है किसान देता था, और ये गांव का मुखिया देता था। ठीक है, ये जमींदार देता था, ये किसानों से वसूला जाता था, डायरेक्ट किसान से वसूला जाता था, ये गांव का मुखिया होता था। इनके प्रभाव यहाँ पे नीचे दिए गए, इनके प्रभाव क्या हैं। तो प्रभाव क्या है, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों की दरिद्रता बढ़ गई, कृषि में ठहराव तथा अवनति होने लगी, पुराने जमींदारों का उन्मूलन एवं तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। ठीक है, तो ये प्रभाव हैं, देख लीजिए दोबारा। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का क्या हो गया, विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता मतलब बड़े गरीब होने लगे, धीरे धीरे जो किसान थे वो गरीबी में आने लगे। कृषि में ठहराव तथा अवनति होने लगी, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। इसके बाद जो है हम देखेंगे ग्राम पंचायतों की सत्ता समाप्त हो गई। जो ग्राम पंचायत थी उनकी सत्ता क्या हो गई, समाप्त हो गई। राजस्व निश्चित रकम के रूप में वसूल किया जाने लगा, भले ही उत्पादन कुछ भी क्यों ना हो, राजस्व की वसूली मुद्रा के रूप में होने लगी। इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाने के लिए विवश हुए जिन्हें बाजार में बेचा जा सके।
तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या कह रहा है, ग्राम पंचायतों की सत्ता समाप्त हो गई। ठीक है, किसकी सत्ता समाप्त हो गई, ग्राम पंचायतों की। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों की सत्ता क्या हुई, समाप्त हो गई। राजस्व निश्चित रकम के रूप में वसूला जाने लगा। राजस्व क्या है, एक निश्चित राजस्व के लिए जो टैक्स था वो एक निश्चित रकम हो गई और उससे वसूला जाने लगा, भले ही उत्पादन कुछ भी ना हो। उत्पादन आप करिए चाहे ना करिए, आपके पास जमीन कितनी ये देखा जाता था और एक टैक्स डिसाइड कर दिया गया, उतना आपको देना ही पड़ता है। राजस्व की वसूली मुद्रा के रूप में होने लगी, इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाने के लिए विवश हुए जिन्हें बाजार में बेचा जा सके। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि राजस्व की वसूली जो है मुद्रा के रूप में होने लगी, इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाने के लिए विवश हुए जिन्हें बाजार में बेचा जा सके। गांव में कपड़े और अन्य उत्पादित वस्तुएं पहुंचने लगी तो स्थानीय दस्तकारों के धंधे भी संकट में आ गए। गांव में कपड़े और अन्य उत्पादित वस्तुएं पहुंचने लगी, गांव में क्या पहुंचने लगा, कपड़े और अन्य उत्पादित वस्तुएं, तो स्थानीय दस्तकारों के धंधे भी संकट में आ गए। इन सब कारणों से गांव में आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। ठीक है, मतलब जो मशीनों से उत्पादित चीजें थी वो धीरे धीरे गांव में पहुंची, काफी सस्ती होती थी, लोग पसंद करने लगे, तो गांव की जो चीजें थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गए, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापार पूरा चौपट हो गया। नई भूमि व्यवस्था क्या थी, ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार के साथ साथ भू राजस्व वसूली की राशि में भी बढ़ती हुई। जैसे जैसे ब्रिटिश क्षेत्र बढ़ रहा था, जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन कई जगहों पर बढ़ रहा था, वैसे वैसे क्या होता था, टैक्स भी बढ़ रहा था। भू राजस्व कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत हो गया। जो हम कह सकते हैं लैंड टैक्स लिया जाता था, जो जमीनों का टैक्स लिया जाता था, वो कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत हो गया। इस आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी जो है सरकार को भेंट करती थी। 1767 ईस्वी में कंपनी को प्रत्येक वर्ष 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने पड़ते थे। ठीक है, तो 1767 की ये घटना बताई जा रही है कि 1767 में जो है कंपनी को प्रत्येक वर्ष 1767 से कंपनी को प्रत्येक वर्ष जो है 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने पड़ते थे। गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर फर्मिंग सिस्टम, इजारेदारी व्यवस्था का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि 1776 से कंपनी को प्रत्येक वर्ष ब्रिटिश सरकार के खजाने में कितना पैसा जमा करना पड़ता था, तो 4 लाख पाउंड। कितना जमा करना पड़ता था, 4 लाख पाउंड। और उसके बाद जो है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। फार्मिंग सिस्टम क्या थी, फार्मिंग सिस्टम जो है किसने शुरू किया था, तो फार्मिंग सिस्टम जो है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था, जिससे बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जा सके, इसकी जरूरत क्या थी और भू राजस्व की वसूली के लिए इसको शुरू किया गया था। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत कंपनी किसी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूल की जिम्मेदारी उसे सौंपती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। इसमें अब क्या होने लगा, इसमें बोली लगने लगी। ठीक है, मतलब नीलामी होने लगी। किसी ने कहा हम 1 लाख देंगे, तो कोई कहता था 2 लाख देंगे, तीसरा कहता था 4 लाख देंगे। ऐसे जो सबसे ज्यादा देता था उसको ये चीज दे दी जाती थी। कंपनी राजस्व का एक भाग भारत से इंग्लैंड व अन्य देशों को निर्यात करती थी। ठीक है, इंग्लैंड और अन्य देशों को क्या करती थी, निर्यात करती थी। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ये देखिए ऑपरेशन बरगा क्या है। पश्चिम बंगाल में 1978 ईस्वी में ऑपरेशन बरगा चलाया गया। इसका उद्देश्य विशेष अवधि में बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन करना था, जिससे कानूनी अधिकार प्राप्त कर सके। अधिकार स्थायी जोतधारों को प्राप्त थे। ठीक है, तो ऑपरेशन बरगा क्या था, पश्चिम बंगाल में जो है 1978 ईस्वी में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, कब, 1978 में क्या चलाया गया, ऑपरेशन बरगा। क्या चलाया गया, ऑपरेशन बरगा। इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, विशेष अवधि में बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन करना। क्या उद्देश्य था, विशेष अवधि में बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, क्या उद्देश्य था, विशेष अवधि में बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, जिससे कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकें। ये अधिकार स्थायी जोतदारों को प्राप्त थे। ठीक है, 3 चीजें हमने पढ़ी, कौन कौन पढ़ी, रैयतबाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलबाड़ी। रैयतबाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलबाड़ी।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है। वॉरेन हेस्टिंग के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी शुरू की थी। वैसे व्यक्ति जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उससे एक निश्चित क्षेत्र से राजस्व वसूल करने के अधिकार दे दिए जाते थे। इसे जमींदारी व्यवस्था कहते थे। कंपनी ने क्या किया, बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के लिए नीलामी शुरू कर दी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको राजस्व वसूल करने के लिए जो है दे दिया जाता था। अब सपोज करिए कि हमने 4 लाख रुपए में कोई चीज, 4 लाख किसी चीज के लिए दिए हैं, तो हम कोशिश करेंगे ना उससे 12 लाख बनाने की। तो अब जो जमींदार मान लो 4 लाख दे देता था, फिर वो गांवों से कैसे भी निकालता था, वहां से 8 लाख या 10 लाख निकालने की कोशिश करता था। स्थायी बंदोबस्त क्या है? नीलामी की व्यवस्था से कंपनी की आय में सुस्थिरता नहीं आई, इसलिए कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू राजस्व स्थायी रूप से निश्चित करने का निर्णय किया। देखिए स्थायी बंदोबस्त था जो, तो यहाँ पे क्या हुआ, कहता है कि नीलामी की व्यवस्था से जो है कंपनी की आय में सुस्थिरता नहीं है, मतलब कंपनी की आय जो है बिल्कुल सुधरी थी लेकिन जितना वो लोग चाहते थे उतना नहीं। इसलिए कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू राजस्व स्थायी रूप से निश्चित करने का निर्णय किया। अब इन्होंने क्या कहा कि कुछ स्थायी बनाएंगे, ठीक है, ये टेम्परेरी नहीं रहेगा। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने यह नई व्यवस्था लागू की थी। तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की? कॉर्नवालिस ने। किसने लागू की थी? कॉर्नवालिस ने, जिसे स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक बन गया। जो जमींदार होता था वो क्या बन गया? जागीर का मालिक, ठीक है। तो जागीर का मालिक कौन बन गया? जमींदार, ठीक है। कब बन गया? स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया था? 1993 में। उसे प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समयावधि में राजस्व की एक निश्चित राशि सरकार को देनी पड़ती थी, ठीक है। बोली नहीं लगती थी, जितना सरकार ने एक निश्चित राशि बता दी उतनी देनी पड़ती थी। यह बंदोबस्त ब्रिटिश भारत में 19% क्षेत्रों पर लागू थी। कितने क्षेत्रों पर लागू थी? 19%। कितने क्षेत्रों पर लागू थी? 19%। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इस 19% क्षेत्र में कौन कौन आता था? बंगाल आता था, बिहार आता था, उड़ीसा आता था, उत्तर प्रदेश आता था और उत्तरी कर्नाटक आता था। कौन कौन आता था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। तो ये सारे जगहें आती थी। इसके बाद जो है जमींदार भूमि के मालिक नहीं होते थे, ना ही वे उसे बेच सकते थे। जमींदार जो हैं भूमि के मालिक नहीं होते थे और ना ही वे उसे बेच सकते थे। वे किसानों को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते थे। जमींदारों से उनकी भूमि छीनी जा सकती थी। ये चीजें थी। एक तो जमींदार मालिक नहीं होते थे, ना तो वे उसे बेच सकते थे, ना किसानों को बेदखल कर सकते थे, और जमींदारों से इवन उनकी जमीन छीनी भी जा सकती थी अगर वो जितना पैसा कंपनी ने कहा उतना पे नहीं करते थे। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को नियमित आय होने लगी। इस व्यवस्था से जमींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दिया जो अंग्रेजों के प्रति वफादार था। स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? कंपनी को नियमित आय होने लगी। स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? कंपनी को नियमित आय होने लगी। क्वेश्चन क्या बन सकता है? कंपनी को नियमित आय कैसे होने लगी? कंपनी को नियमित आय कैसे होने लगी? तो ये कैसे होने लगी? स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। इस व्यवस्था ने जमींदारों के नए नए वर्ग को जन्म दिया जो अंग्रेजों के प्रति वफादार था। 1990 में क्या होता है? कॉर्नवालिस ने यह योजना बनाई कि जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में स्वीकृत कर निश्चित अवधि के लिए निश्चित लगान के बदले उन्हें भूमि दे दी जाए। 1990 में कॉर्नवालिस को एक फिर सपना आ जाता है रात में जब सो रहा होता है कि तुम जमींदारों को कुछ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करा लेते हैं कि हमें 50 साल के लिए दे दो या 5 साल के लिए ये चीज दे दो। तो ऐसे वो एग्रीमेंट करा लेता है और उसके बाद जो है कहता है कि एक निश्चित अवधि के लिए बताओ, अब तुम हमें 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, तुम हमें कितना दोगे पर ईयर, ठीक है। इससे क्या होता है? इस उद्देश्य से उसने बंगाल के जमींदारों के साथ 10 वर्षीय अनुबंध के बाद, कितने साल का हुआ? 10 वर्ष के साथ। किसके साथ हुआ? बंगाल के जमींदार के साथ। 1993 में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को चिरस्थायी, मतलब स्थायी व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया। इस नई व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया। इस व्यवस्था ने धीरे धीरे क्या किया? जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया। भूमि पर उनका स्वामित्व पैतृक हो गया।
अब किसान मात्र रैयत के रूप में जमींदारों पर आश्रित हो गए। किसानों के भूमि संबंधी अन्य पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए। किसानों के जो भूमि संबंधी दूसरे पैतृक अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए गए। जमींदारों के लिए यह आवश्यक बना दिया कि वे निश्चित अवधि के लिए निर्धारित किए गए लगान का 10/11 हिस्सा कंपनी के कोष में जमा करवा दें तथा 1/11 भाग लगान वसूली में होने वाले व्यय के लिए अपने पास रखें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जमींदारों के लिए यह आवश्यक बना दिया गया कि वे निश्चित अवधि के लिए निर्धारित किए गए लगान का 10/11 हिस्सा कंपनी के कोष में जमा करवा दें। मतलब जो लगान निश्चित किया गया उसका 10/11 हिस्सा जो है वो कंपनी के कोष में जमा करवा दें और 1/11 भाग जो है वसूली में होने वाले व्यय के लिए क्या करें, अपने पास रखें। ठीक है, 1/11 भाग जो है वसूली के लिए होने वाले व्यय के रूप में, मतलब गुंडे मंगाने हैं या जो भी हैं, पेट्रोल का खर्चा, बाकी जो भी उस समय हुआ करता था। जमींदारों के लिए निश्चित अवधि पर लगान जमा करना आवश्यक था, अन्यथा उनका स्वामित्व समाप्त कर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अगर मान लो कोई जमींदार जो है समय पर नहीं जमा कर पाता था तो उनकी जमींदारी को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। जमींदारी को प्रत्येक स्थिति में या तो फसल हो या नहीं, निश्चित समय पर लगान वसूल कर कंपनी के कोष में जमा करना पड़ता था। अब देखिए, पहले जो किसानों का हाल था वो जमींदारों का धीरे धीरे हो गया कि लगान हो या फसल हो या ना हो, तुम्हें जमा करना ही पड़ेगा। 1799 ईस्वी में उन्हें अधिकार दिया गया कि वे लगान नहीं देने वाले किसानों को भूमि से बेदखल कर सकते हैं तथा उनकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। 1799 में इन्हें क्या अधिकार दिया गया कि जो किसान भूमि लगान नहीं देने वाले हैं या नहीं देते हैं, उनको भूमि से वे दखल कर सकते हैं और उनकी संपत्ति को क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। फसल का उत्पादन नहीं होने पर किसान लगान नहीं दे पाते थे। ऐसी स्थिति में उस समय अत्यधिक संख्या में किसानों को बेदखल कर दिया जाता था। इस प्रकार भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। इस कारण से गांवों में आज भी इनकी आबादी अत्यधिक है। कुछ समय के बाद स्थायी बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि भूमिहीन खेतीहर मजदूर की संख्या बढ़ गई, जिनके पास ज़मीनें ही नहीं रह गईं, लगान दे नहीं पाते थे और सब कुछ उस पर कब्जा कर लेते थे। इसके बाद रैयतवाड़ी क्या है, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने वास्तविक किसानों से बंदोबस्त करने का सुझाव दिया, जिसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। तो रैयतवाड़ी किसे कहा जाता है, वास्तविक किसानों से बंदोबस्त करने का सुझाव। ठीक है, क्या दिया, बंदोबस्त करने का सुझाव। किसने दिया, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। किसने दिया, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन अर्थात रैयत किसानों को दे दी। यह व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम में लागू थी। यह व्यवस्था कहाँ लागू थी, बम्बई, मद्रास और असम। इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन अर्थात रैयत किसानों को दे दी। इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन अर्थात रैयत किसानों को दे दी। यह व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम में लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र शामिल था। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्र शामिल था, 51%। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु और बारामहल जिले में लागू किया गया। तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तमिलनाडु और बारामहल में। कब लागू की गई, 1792 में। किसके प्रयास से लागू की गई, कैप्टन रीड के प्रयास से। भूमि के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 वर्ष तक की अवधि के लिए सुनिश्चित कर दिया जाता था। इसके अंतर्गत लगान दर 1/3 थी। भूमि के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर, किसके आधार पर, भूमि के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर जो है राजस्व 30 वर्षों तक भूमि के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर जो है राजस्व 30 वर्ष तक की अवधि के लिए जो है निश्चित कर दिया जाता था। इसके अंतर्गत लगान दर 1/3 थी। पैदावार की कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा सरकार को मिलता था। इस व्यवस्था ने सरकार को सबसे बड़ा जमींदार बना दिया था।
जो पैदा होता था उसका कितना हिस्सा मिलता था सरकार को, आधा। और इस व्यवस्था ने जो है सरकार को सबसे बड़ा जमींदार बना दिया जाता था। दूसरी चीज देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व जो है 30 वर्ष तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था। इसके अंतर्गत लगान दर जो है 1/3 थी। ठीक है, देखा जाता था कि भूमि का उपजाऊपन क्या है और फसल कैसी है। ठीक है, उसके आधार पर जो है 30 वर्ष तक की अवधि के लिए जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। महलवाड़ी क्या था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव बिरादरियों या महलों के साथ महलवाड़ी बंदोबस्त किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप है। तो क्या है महलवाड़ी? क्या है महलवाड़ी व्यवस्था? जो है जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप है। ठीक है, संशोधित रूप है। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप है, संशोधित रूप है। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव बिरादरियों या महलों के साथ महलवाड़ी बंदोबस्त किया गया। किसके साथ किया गया? बिरादरियों या महलों, बिरादरियों या महलों। ठीक है, किसके साथ किया गया? बिरादरियों या महलों। भूमि पर गांव बिरादरियों के सामूहिक स्वामित्व को भाईचारा कहा जाता था। भूमि पर गांव बिरादरियों के सामूहिक स्वामित्व को क्या स्वामित्व को भाईचारा कहा जाता था। गांव के समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इसे महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। गांव के समूह क्या कहलाते थे? महाल। महाल किससे कहा जाता था? गांव के समूह को, और इसीलिए इसको क्या बोलते थे? महलवाड़ी व्यवस्था। पंजाब और दिल्ली में यही भूमि व्यवस्था लागू की गई। पंजाब और दिल्ली में क्या लागू की गई? यही भूमि व्यवस्था लागू की गई। यह ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू की गई। कितने प्रतिशत भाग पर लागू की गई? 30% भाग पर। इसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल के अनुसार निश्चित किया गया। मतलब ये क्या कह रहा है कि खेत के आधार पर नहीं, महाल के आधार पर। महाल क्या था? गांव के समूह था। ठीक है, उसके आधार पर लागू की गई। अब यहां पर जो है हम देखेंगे थोड़ा कुछ प्रथाएं हैं। ठीक है, दुबला हाली प्रथा, तीन कठिया प्रथा। तो ये है, ये जो है यहाँ पे प्रमुख पद्धतियां दी गई हैं, जिसमें क्या 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 दिया गया है कि प्रथाएं दी गई हैं। तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा क्या थी? कहता बिहार के चंपारण जिले में किसानों को इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज नील बागानों से अनुबंध के तहत अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, तो तिनकठिया प्रथा क्या थी? बिहार के चंपारण जिले में, किस जिले में? बिहार के चंपारण जिले में किसानों को इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज नील बागानों से अनुबंध के तहत, किसके अनुबंध के तहत? नील बागानों के अनुबंध के तहत। किसके अनुबंध के तहत? नील बागानों के अनुबंध के तहत जो है अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। किसकी खेती करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। कितने भाग पर? 3/20 भाग पर। तो यहां से याद करने का तरीका यही हो सकता है। तिनकठिया प्रथा क्या थी? बिहार के चंपारण में होती थी। किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी? नील बागानों से अनुबंध के कारण। कितनी जमीन पर करनी पड़ती थी? 3/20 भाग पर करनी पड़ती थी। कितने भाग पर करनी पड़ती थी? 3/20 भाग पर। दुबला हाली प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली प्रथा के अंतर्गत भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षण अपने मालिकों को मालिकों को मानते थे। यह प्रथा सूरत में प्रचलित थी। ठीक है, दुबला हाली प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली प्रथा के अंतर्गत भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षण अपने मालिकों को मानते थे। ठीक है, भूदास जो अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षण किसको मानते थे? अपने मालिकों को मानते थे। ददनी प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि को जो है अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। कैसे देते थे? अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में। कैसे देते थे? अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ठीक है, तो ददनी प्रथा जो है क्या कह रहा है? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि को अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे।
कमियोटी प्रथा क्या है? इस प्रथा के अनुसार कृषि दास के रूप में खेती करने वाली कमियां जाति अपने मालिकों से मिले ऋण के ब्याज के बदले जीवन पर्यंत उनकी सेवा करते थे। यह प्रथा बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी? बिहार और उड़ीसा में। सो आज के लिए इतना ही। आगे जो है उद्योग और व्यापार की बात करेंगे, भारतीय उद्योगों का पतन की बात करेंगे।